आज हम मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित कहानी नमक का दरोगा सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमक का नया विभाग बनने के बाद नमक के व्यापार पर रोक लग गई। बावजूद इसके कुछ लोग चोरी छिपे इसका व्यापार कर रहे थे। नमक का व्यापार करने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए। व्यापारियों ने कभी घूस देकर तो कभी अपनी चालाकियों से इस व्यापार को अंजाम दिया। इधर कुछ अधिकारी नमक विभाग में दरोगा पद के लिए लाइन में खड़े थे। यहाँ तक कि वकील भी इस विभाग को अपने कब्जे में लेने के लिए उत्सुक थे। यह बात उस वक्त की है जब लोग अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म को एक ही समझते थे। इस दौरान फारसी का भी ज़्यादा प्रभाव था। प्रेम कहानियों और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी लोग ऊंचे पद हासिल कर लेते थे। इधर मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा से निकलकर सीरी और फरहाद की प्रेम कथा के सहारे काम ढूंढने निकल पड़े थे। वंशीधर के पिता एक अनुभवी इंसान थे, इसलिए उन्होंने वंशीधर को घर की बिगड़ती आर्थिक दशा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बेटियां जवान हो रही हैं और मैं अब कितने दिन का मेहमान हूँ, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तुम्हें ही इस घर का बोझ संभालना है। वंशीधर के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा, नौकरी कैसी भी हो कर लेना, बस यह देखना कि तनख्वाह कितनी मिल रही है। नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपरी कमाई हो, क्योंकि महीने की तनख्वाह से घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। ऊपरी आय भगवान का आशीर्वाद है, जिससे ज़िंदगी के हर शौक पूरे किए जा सकते हैं और इसी से बरकत भी होती है। वंशीधर के पिता ने उन्हें आगे समझाया, यह बहुत समझदारी का काम है। पहले लोगों को देखो, उनकी ज़रूरतों को समझो और फिर मौके की तलाश में जुट जाओ। इसके बाद जो ठीक लगे वो करो। यह याद रखना कि ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ सख्ती से पेश आने में ही फ़ायदा है। वंशीधर बहुत होशियार और सज्जन पुरुष थे। वह पिता की सारी बातें सुनकर मंजिल की ओर चले। समय का पहिया आगे बढ़ा और देखते ही देखते वंशीधर नमक के दरोगा बन गए। नमक विभाग में दरोगा की नौकरी पाकर वंशीधर बहुत खुश थे। वंशीधर की तरक्की देख पड़ोसियों को उनसे जलन होने लगी। वंशीधर को नमक विभाग में 6 महीने भी नहीं हुए थे कि विभाग के अधिकतर लोग उन पर आंख मूंदकर भरोसा करने लगे थे। उन्होंने अपने काम और अच्छे व्यवहार से आला अफसरों की नज़रों में बड़ा सम्मान पा लिया था। विभाग के अफसर भी उन पर बहुत भरोसा करने लगे थे, जबकि कुछ अफसर वंशीधर से जलते भी थे। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। वंशीधर के दफ्तर से कुछ दूरी पर जमुना नदी बहती थी, जिस पर एक छोटा सा पुल बना हुआ था। रात का समय था। नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर भी दफ्तर में आराम कर रहे थे। उन्हें अचानक कुछ गाड़ियों और मल्लाहों की आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ सुनकर दरोगा जी नींद से जागे। दरोगा जी के मन में सवाल आया कि आखिर इतनी रात में गाड़ियां नदी के पार क्यों जा रही हैं। दरोगा जी ने अपनी वर्दी पहनी और तमंचा जेब में रखकर पुल पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि कई गाड़ियां एक कतार में पुल पार कर रही हैं। उन्होंने कड़क आवाज़ में पूछा, यह किसकी गाड़ियां हैं? दरोगा जी की दहाड़ सुनकर वहाँ थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। उनमें से किसी एक ने दरोगा जी को बताया, ये पंडित आलोपी दिन की गाड़ियां हैं। दरोगा जी ने पूछा, आलोपी दिन कौन है? वहाँ मौजूद लोगों ने कहा, आलोपी दिन दातागंज के हैं। यह सुनकर दरोगा जी चौंक गए, क्योंकि पंडित आलोपी दिन इस इलाके के जाने माने जमींदार थे और वह रोजाना लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इस इलाके में हर छोटे बड़े शख्स ने उनसे कर्ज लिया हुआ था। पंडित आलोपी दिन का बहुत बड़ा व्यापार था। उन दिनों अंग्रेज अफसर शिकार खेलने उनके इलाके में आते और आलोपी दिन उनकी खातिरदारी करते थे। दरोगा जी ने सामान ढो रहे मजदूरों से पूछा, ये गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? एक मजदूर में जवाब ने बताया कि यह गाड़ियाँ कानपुर जाएंगी। जब मुंशी ने पूछा कि इसमें क्या है, तो वहाँ एक बार फिर सन्नाटा पसर गया। यह देख मुंशी जी का शक बढ़ने लगा। फिर दरोगा जी ने जोर देकर पूछा, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? मैंने पूछा इसमें क्या है? जब इस बार भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मुंशी जी गाड़ी में लदे सामान को देखने चले गए। उन्होंने देखा कि गाड़ियां नमक से भरी हुई हैं।
इस घटना की सूचना जैसे ही पंडित आलोपी दिन को मिली, वो लिहाफ ओढ़े दरोगा के सामने खड़े हो गए और बोले, दरोगा साहब, ऐसा क्या अपराध हो गया हमसे कि गाड़ियों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है? दरोगा वंशीधर ने कहा, यह सरकारी आदेश है। इस पर पंडित आलोपी दिन बोले, आप ही हमारी सरकार हैं और हम किसी सरकार को नहीं जानते। यह तो आपका और हमारे घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या? आपने बेवजह तकलीफ उठाई। आलोपी दिन ने आगे कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इधर घाट से जाए और आपकी सेवा न करें। मैं तो खुद आपकी सेवा करने के लिए आ रहा था। लेकिन वंशीधर पर पंडित आलोपी दिन की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वंशीधर एक ईमानदार दरोगा थे, इसलिए आलोपी दिन की घूस देने की बात पर बोले, मैं उन अफसरों जैसा नहीं हूँ जो पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। मैं आपको हिरासत में लेने आया हूँ और आपको मेरे साथ चलना होगा। मेरे पास बात करने का समय नहीं है। इतना कहकर दरोगा जी ने जमादार बदलू सिंह से आलोपी दिन को हिरासत में लेने को कहा। वंशीधर के कड़क रवैये से पंडित आलोपी दिन हैरान रह गए। वहां मौजूद सभी लोगों में हलचल मच गई। बदलू सिंह आदेश पाकर आलोपी दिन को हिरासत में लेने गया, लेकिन उसकी हिम्मत ना हुई कि वह उनका हाथ पकड़ ले। आलोपी दिन मन ही मन सोच रहे थे कि पहली बार कोई ऐसा अधिकारी देखा है जो पैसों के आगे झुका नहीं। साथ ही वह यह भी सोच रहे थे कि दरोगा जी अभी नौजवान हैं और माया के मोह जाल से दूर हैं। पंडित आलोपी दिन ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, बाबू साहब, ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको क्या हासिल होगा? हम आपसे अलग नहीं हैं। आलोपी दिन की अर्जी पर वंशीधर गुस्से में बोले, मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। इधर आलोपी दिन का यह भ्रम अभी तक नहीं टूटा था कि पैसे से किसी को भी खरीदा जा सकता है। उन्होंने वंशीधर को 1,000 रुपये देने की बात कही, लेकिन वंशीधर गुस्से में बोले, 1,00,000 रुपये देने से भी मेरा ईमान नहीं डगमगाएगा। आलोपी दिन के लाख कोशिशें करने के बाद भी वंशीधर अपने ईमान पर डटे रहे। बात 40,000 देने तक पहुंच गई, लेकिन दरोगा वंशीधर ने रुपयों के प्रति कोई लोभ न दिखाया। दरोगा वंशीधर ने बदलू सिंह को फिर आदेश दिया, इसे हिरासत में ले लिया जाए। जैसे ही बदलू सिंह पंडित की ओर बढ़ा, वो बेहोश होकर गिर गए। पंडित जी की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह आसपास के इलाकों में फैल गई। इस घटना पर सभी अपना अपना मत रख रहे थे। अगले दिन पंडित को अदालत में ले जाया जा रहा था। जो भी पंडित को इस हाल में देखता वह चौंक जाता। यह पहली बार था जब पंडित आलोपी दिन को यह सब सहना पड़ रहा था, लेकिन अभी अदालत पहुंचने में देर थी। पंडित जी इस शहर के सेठ थे। अधिकारी लोग उनके भक्त, वकील उनके आज्ञापालक और चपरासी चौकीदार उनके गुलाम थे। पंडित जी को बचाने के लिए वकीलों की सेना तैयार की जा रही थी। पैसों की कोई चिंता न थी। सच को झूठ साबित करने के लिए पूरा इंतजाम किया गया। इधर वंशीधर के पास सच के सिवा कोई सबूत नहीं था। उन्हें विश्वास था कि पंडित आलोपी दिन को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पंडित आलोपी दिन को बरी करते हुए कहा कि इन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। पंडित आलोपी दिन हंसते हुए दरोगा वंशीधर के पास से गुजर गए। दरोगा को सभी के सामने अपमान झेलना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें नौकरी से भी हटा दिया गया। यह खबर लिए जब मुंशी वंशीधर अपने घर पहुंचे तो पिता ने उन्हें खूब सुनाया। उन्होंने कहा, मेरे लाख कहने पर भी तुमने मेरी बात न मानी। मेरा मन कर रहा है कि अपना और तुम्हारा सिर फोड़ दूं। मुंशी वंशीधर चुपचाप यह सब सुनते रहे। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। शाम का समय था। मुंशी के घर एक सजा धजा रथ आकर थमा। वो पंडित आलोपी दिन थे। उन्हें देखते हुए मुंशी के पिता दौड़े दौड़े उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े और उन्हें झुककर सलाम किया। उन्होंने पंडित जी से माफ़ी मांगते हुए कहा, नालायक लड़का है, इससे अच्छा होता कि हमें भगवान नहीं संतान रखता। इस पर पंडित जी ने कहा, ऐसा मत कहो, धर्म पर चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वंशीधर की ओर बढ़ते हुए पंडित जी ने कहा, दरोगा साहब, इसे खुशामद न समझे, क्योंकि खुशामद करने के लिए मैं इतनी दूर न आता।
उस रात आपने मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं खुद अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों अमीर देखे, हजारों ऊंचे अधिकारियों से काम करवाया, लेकिन आपसे हार गया। मैंने सभी को अपना और अपनी दौलत का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, लेकिन आज आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपसे कुछ विनती करूं। वंशीधर को लगा कि पंडित उन्हें बेइज्जत करने आया है, लेकिन उनकी बातों को सुनकर उनका भ्रम दूर हुआ। मुंशी वंशीधर ने स्वाभिमान के साथ उनका सम्मान किया। वंशीधर ने पंडित जी की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, यह आपकी उदारता है। मैं धर्म में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। आलोपी दिन ने वंशीधर से विनम्रता से कहा, वहाँ जमुना के पुल पर आपने मेरी एक बात न सुनी, पर अब आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वंशीधर ने कहा, मैं भला आपके क्या काम आ सकता हूँ, लेकिन आप जो करने कहेंगे उसमें कोई गलती न होगी। आलोपी दिन ने एक स्टाम्प लगा पत्र निकाला और उसे वंशीधर को देकर बोले, इस पत्र को स्वीकार कर लो और अपने हस्ताक्षर कर दो। जब वंशीधर ने उस स्टाम्प लगे पत्र को पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाने का फैसला लिया था। नौकरी पत्र के मुताबिक वंशीधर को सालाना 6,000 रुपये अतिरिक्त भत्ता, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला और नौकर चाकर मुफ्त पेश किए गए थे। वंशीधर कांपते हुए शब्दों से बोले, मुझमें अब इतनी हिम्मत नहीं बची कि आपके सम्मान में कुछ कह सकूं, लेकिन मैं ऐसे ऊंचे पद के लायक नहीं हूं। आलोपी दिन हंसते हुए बोले, मुझे इस समय तुम्हारे जैसे एक योग्य शख्स की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर होते हुए कहा, वैसे तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे महान और सज्जन पुरुष की सेवा करने के लिए सौभाग्य की बात है मेरे लिए, लेकिन मुझ में ना तो समझ है और न ही शिक्षा जो इन कमियों को पूरा कर सके। ऐसे बड़े पद के लिए आपको किसी अनुभवी की जरूरत होगी। वंशीधर की बात सुनकर आलोपी दिन ने वंशीधर को कलम थमाते हुए कहा, मुझे ना तो समझदार इंसान की चाह है और ना किसी अनुभवी शख्स की। ईश्वर की कृपा से मुझे एक मोती मिला है जिसके आगे अनुभवी इंसान भी फीके पड़ जाएं। आलोपी दिन ने वंशीधर से आगे कहा, ज़्यादा सोचिए मत और हस्ताक्षर कर दीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको नदी तट वाला रौबदार, ईमानदार, कठोर और धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। इतना सुनकर वंशीधर की आंखें एक बार फिर भर आईं। उन्होंने पंडित जी की ओर श्रद्धा भाव से देखा और नौकरी पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। यह देख आलोपी दिन ने मुंशी वंशीधर को अपने गले से लगा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और कर्तव्य ही इंसान को बड़ा बनाते हैं। ये वो दौलत है जिसे हर कोई नहीं पा सकता। तो आज की ये मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित मक्का दरोगा कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।